जाति प्रथा का नाश क्यों और कैसे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो आज के इस ऑडियो आर्टिकल में हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखित जाति प्रथा का नाश क्यों और कैसे निबंध को लेकर प्रस्तुत हैं। जीवन के हर पहलू पर जाति की गहरी पकड़। हिंदुस्तानी जीवन में जाति सबसे ज़्यादा ले डूबू उपादान है। जो सिद्धांत में उसे नहीं मानते वे भी व्यवहार में उस पर चलते हैं। जाति की सीमा के अंदर जीवन चलता है और सुसंस्कृत लोग जाति प्रथा के विरुद्ध हौले हौले बात करते हैं, जबकि कर्म में उसे नहीं मानना उन्हें सूझता ही नहीं। अगर उनका ध्यान उनके कर्मों की तरफ खींचा जाता है जो कि अविश्वसनीय ढंग पर जाति के अनुरूप होते हैं, तो वे चिढ़कर अपने विचार और अपनी बोली का हवाला देने लगते हैं। वास्तव में जो लोग उनका ध्यान उनके जातिगत व्यवहार की ओर खींचते हैं, उन्हीं के विरुद्ध वे जातिगत मनोवृत्ति का आरोप लगाते हैं। वे कहते हैं कि जबकि वे सिद्धांतों और व्यापक रूपरेखा के बारे में स्वस्थ बहस करने में लगे हैं, तो उनके आलोचक इस बहस में कर्म का कलुषित अंग घुसेड़कर उसे दूषित कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये आलोचक ही जाति का वातावरण बनाते हैं और कौन जाने विचार और कर्म के बीच इतना विचित्र अलगाव, जो कि किसी और से अधिक भारतीय संस्कृति की विशिष्टता है, जाति के असर का ही परिणाम हो। जाति एक ऐसा चौखटा है जिसे बदला नहीं जा सकता। उसमें रहने के लिए बड़ी ज़बरदस्त पटुता, दूहरे तिहरे या अनेक तरीकों से सोचना और काम करना नितांत आवश्यक है। जीवन के बड़े तथ्य जैसे जन्म, मृत्यु, शादी, विवाह, भोज और अन्य सभी रस्में जाति के चौखट में ही होती है। उसी जाति के लोग इन निर्णायक कामों में एक दूसरे की मदद करते हैं। ऐसे मौके पर दूसरी जातियों के लोग किनारे पर रहते हैं, अलग, और जैसे वे तमाशबीन हों। शुरू में ही एक आम गलती से छुटकारा पा लेना चाहिए। इधर के दशकों में देश के कई हिस्सों में कुछ अंतर्जातीय काम हुए हैं। अव्वल तो इस तरह के काम भोज की छोटी रस्म की हद तक ही सीमित रहे और शादी ब्याह और बच्चे होने के बड़े काम नहीं हुए। दूसरे, यह काम सिर्फ सतही तौर पर और भ्रांतिजनक रूप में अंतर्जातीय हैं। कभी कभी ऊंची जातियों के विभिन्न समुदायों के बीच अंतर्जातीय विवाह और भोज हो जाया करते हैं। सचमुच के सामूहिक काम के क्षेत्र में ऊंची जाति और छोटी जाति के बीच यानी निम्न जाति के बीच अगर और ज़्यादा नहीं तो कम से कम हमेशा जैसा बड़ा भेद बना हुआ है। जब लोग अंतर्जातीय विवाह इत्यादि की बात करते हैं तो उनका मतलब सिर्फ ऊंची जाति के समुदायों के बीच विवाह से ही होता है। यह साफ है कि जाति दुनिया में सबसे बड़ा बीमा कराना है, जिसके लिए किसी को कोई औपचारिक अथवा नियमित बीमा किस्त नहीं देनी पड़ती। यहाँ पे ध्यान आकृष्ट करने की बात है कि यहाँ पे बीमा कराने का मतलब होता है कि वे इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो जिस समाज और जिस जाति में उत्पन्न होता है वह उसी समाज और उसी जाति का हिस्सा बन जाता है। जब सब कुछ काम नहीं आता तो जाति का समैक्य हमेशा रहता है। वास्तव में दूसरे तरीकों को काम में लाने के बहुत कम मौके आते हैं। जाति के अंदर ही और अपने परिवार वालों में से ही लोग दोस्त बनाते हैं। जन्म, मृत्यु, कर्म, शादी और दूसरे रस्म रिवाजों के वक्त इतने घनिष्ठ समैक्य का लाजमी प्रभाव जीवन के दूसरे अंगों पर, जिनमें राजनीतिक जीवन भी शरीक है, दिखाई पड़ता है। आदमी के मन और उसके बुनियादी विचारों को वही वास्तव में प्रभावित और करीब करीब निश्चित करता है। राजनीतिक अंग तो आसानी से प्रभावित हो जाते हैं जब जीवन की सभी बड़ी और व्यक्तिगत घटनाओं के अवसर पर लगातार मेलजोल होता है। तब उस चौखट के बाहर अगर राजनीतिक घटनाएं हों तो कुछ हास्यास्पद ही होंगी। किसी जाति के लगभग एक ही तरह से वोट देने पर जब लोग हैरान हो जाते हैं तो वे ऐसे बनते हैं जैसे वे और किसी दुनिया से आए हों।
कोई एक समुदाय जो एक दूसरे के साथ ही पैदा होता है, शादी करता है, मरता है और दावत करता है, उससे और किस बात की आशा करनी चाहिए। रोजी कमाने और समान पेशे के इससे भी और ज़्यादा निश्चयात्मक काम को मिलाकर काम करने की इस भयानक सूची में जोड़ना चाहिए, जहां एक मानी में समान पेशा कुछ जातियों की निशानी नहीं रह गई है, वहीं भी बेरोजगारी के विरुद्ध अपनी ही जाति की अनौपचारिक प्रायः लूज लूज और अनमानी पर बीमे की शर्तिया योजना चलती रहती है। अगर जाति की जाति एक साथ वोट नहीं करती तो यह हैरानी की बात है। मतदान जाति से हटकर 20% के ऊपर मुश्किल से अगर कभी भी हो तो पाता है, और वह भी तब जबकि जाति के एवज में कोई और सुरक्षा उपलब्ध हो। भारतीय समाज के यदि हजारों नहीं तो सैकड़ों जातियों में विभाजन से जिनका जितना राजनीतिक उतना ही सामाजिक महत्व है, साफ हो जाता है कि हिंदुस्तान बार बार विदेशी फौजों के सामने क्यों घुटने टेक देता है। इतिहास साक्षी है कि जिस काल में जाति के बंधन ढीले थे, उसने हमेशा उस काल में घुटने नहीं टेके हैं। हिंदुस्तान के इतिहास को गलत ढंग से पढ़ना अब भी जारी है। विदेशी हमलों के दुखदाई सिलसिले को जिसके सामने हिंदुस्तानी जनता पसर गई, अंदरूनी झगड़े और छलकपट के माथे थोपा जाता है। यह बात वाहियात है, उसका तो सबसे बड़ा एकमात्र कारण है जाति। वह 90% आबादी को दर्शक बनाकर छोड़ देती है। वास्तव में देश की दारुण दुर्घटनाओं के निरीह और लगभग पूरे उदासीन दर्शक। हजारों वर्षों के बावजूद जातियां चल रही हैं। उन्होंने कुछ लक्षणों और रीतियों को जन्म दिया है। एक तरह का छटाव हो गया है जो कि सामाजिक रूप में भी उतना ही सार्थक है जितना कि सहज छटाव के रूप में। व्यापार, दस्तकारी, खेती या प्रशासन या सिद्धांतों से संबंधित कामकाज के हुनर पुश्तैनी हो गए हैं। कोई प्रतिभाशाली ही इनमें वास्तविक पैठ कर सकता है कि ऐसे परंपरागत छटाव से बहुत फायदे निकलेंगे। यदि सभी हुनर से समान सामाजिक हैसियत मिलती या आर्थिक लाभ होता तो ऐसा हो सकता था। साफ है ऐसा नहीं है। कुछ हुनर अन्य हुनरों के अविश्वसनीय ढंग पर ऊंचे माने जाते हैं और उस पीढ़ी में खत्म न होने वाले सीढ़ियों का सिलसिला लगा हुआ है। निचले हुनर की जातियों को नीच माना जाता है। वे लगभग बेजान लोभ के रूप में जम जाते हैं। वे भंडार नहीं बन पाते कि जिससे राष्ट्र खुद को नूतन कर सके और नवस्फूर्ति प्राप्त कर सके। सर्वाधिक श्रेष्ठ हुनरों की तादाद के दृष्टि से छोटी जातियां स्वभावतः राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान करती हैं। अपना बहुत ही स्वाभाविक अधिकार जमाए रखने के लिए वे छल कपट से उबलता दरिया बन जाती हैं और ऊपर ऊपर बहुत ही परिष्कृत और सुसंस्कृत होती हैं। जनता बेजान है, विशिष्ट वर्ग कपटी है। जाति ने ऐसा बना दिया है। जाति प्रथा के चलते मूल्यों का ह्रास। सभी कालों में जातियां थीं तो उनका अध्ययन करने का यहाँ प्रयास नहीं किया जा रहा है। सभी कालों में जातियां थीं तो उनका अध्ययन करने का यहाँ प्रयास नहीं किया जा रहा है। जाति प्रथा आज ऐसी है और शायद राष्ट्रीय पतन और जातिगत कठोरता के सभी जमानों में जैसी वह थी, केवल उसी से प्रयोजन है। एक मानी में जाति विश्वव्यापी तत्व है। जब श्री ख्रुश्चेव ने आज के रूस में उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की शारीरिक काम करने में आनाकानी पर अफसोस जाहिर किया तो उन्होंने उसकी जड़ की शुरुआत को खोल कर रख दिया। शारीरिक और बौद्धिक काम के बीच यह अंतर करना और एक को नीचा और दूसरे को ऊंचा काम समझना और इस अंतर के बढ़ते हुए पेंच और दायित्व जाति को पैदा करते हैं। और किसी देश की बनिस्बत हिंदुस्तान को जाति का अनुभव गहरा है और दुनिया उससे कुछ सीख सकती है। जातियों ने हिंदुस्तान को भयंकर नुकसान पहुंचाया है और हिंदुस्तान उनसे निजात कैसे पा सकता है, फिलवक्त हम इसी पर विचार करेंगे। मूल्यों का पूरा निकष ही गड़बड़ा दिया गया है। ऊंची जातियां सुसंस्कृत पर कपटी हैं, छोटी जातियां थमी हुई और बेजान हैं। देश में जिस विद्वता के नाम से
पुकारा जाता है ज्ञान के सार की अपेक्षा सिर्फ बोली और व्याकरण की एक शैली है। उदारता का मतलब हो गया है उसे संकुचित करके जाति और रिश्तेदारों के लिए उसका इस्तेमाल करना और उसके द्वारा अपना स्वार्थ साध लेना। शारीरिक काम करना भीख मांगने से ज़्यादा लज्जास्पद समझा जाता है, क्योंकि कुछ ऊंचे किस्म के भिखमंगेपन के द्वारा दाता को परलोक में अमूल्य लाभ होता है। साफ सीधी बात है और बहादुरी के गुणों के बजाय चालबाजी, सामने जो हुक्म और पीठ पीछे अवहेलना राज्य के सफल व्यक्तियों की निशानी हो जाती है। झूठ को सार्वजनिक जीवन का सबसे बड़ा गुण बना दिया जाता है। धोखाधड़ी का एक आम वातावरण बन जाता है, क्योंकि न्याय की और राष्ट्रीय कल्याण की रक्षा की अपेक्षा अपनी जाति के लोगों और रिश्तेदारों की रक्षा करना लक्ष्य बन जाता है। सार यही है कि जाति की आवश्यकताएं राष्ट्र की आवश्यकताओं से भिड़ जाती हैं और इस भिड़ंत में जाति जीत जाती है, क्योंकि विपत्ति में अथवा रोजमर्रा की तकलीफ़ों में व्यक्ति ही यही एकमात्र विश्वसनीय सुरक्षा है। अब जाति प्रथा सामाजिक परिवर्तन में एक भयंकर बाधा। परिवर्तन के विरुद्ध और स्थिरता के लिए जाति प्रथा एक भयंकर शक्ति है। ऐसी शक्ति जो मौजूदा टुच्चेपन, कलंक और झूठ को स्थिर करती है। एक अपवित्र डर लगा रहता है कि कहीं कोई टुच्चापन या झूठ चौड़े आ गई तो पूरा ढांचा ढेर हो जाएगा। अनेक तात्विक रूपों में आज़ाद हिंदुस्तान ब्रिटिश इंडिया का ही तो सिलसिला है। भारतीय जनता आज भी वंचित है, वह अपने ही देश में विदेशी है, उसकी भाषाएं कुचली जाती हैं और उससे उसकी रोटी छीन ली जाती है। कहने को कुछ बड़े सिद्धांतों के लिए यह सब किया जा रहा है और ये सिद्धांत जाति प्रथा से गुथे हुए हैं। कुछ ऊंची जातियों और छोटी जातियों के 40 करोड़ के बीच महान भेद के साथ ये ऊंची जातियां अपना राज कायम करना चाहती हैं। राजनीतिक और आर्थिक दोनों और निसंदेह धार्मिक भी। सिर्फ बंदूक के जरिए वे यही नहीं कर सकती। जिन पर वे शासन करना चाहती हैं और शोषण करना चाहती हैं, उनमें हीन भावना भरनी होगी। अपने को छंटी हुई जाति बनाकर ही वे इसे अच्छी तरह से कर सकती हैं। विशिष्ट भाषा, भूषा, आचार और रहन सहन के द्वारा जिसके लिए छोटी जातियां अक्षम हैं, जनता के बहुलांश में हीन भावना भरने के विचार से ही हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियों का रुख बनता है। जनता की भाषाएं अविकसित हैं, उनके घर और उनके रहन सहन के तरीके उन्हें अच्छे और बड़े काम के लिए अयोग्य बनाकर छोड़ देते हैं और उनके दिमाग की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। इस तरह ऊंची जातियां भ्रांति का जाल बुनती हैं। हिंदुस्तान में वर्तमान राजनीतिक मत विचार योग्य नहीं हैं, इसलिए कि ऊंची जातियों के झूठे और अस्वाभाविक हितों को प्रतिबिंबित करते हैं। अब है राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी से पिछड़े जीवंत होंगे। इस धारणा पर कि सैद्धांतिक आधिपत्य की लंबी परंपरा ने छोटी जातियों को निश्चल बना दिया है, उनका राजनीतिक आचरण कुछ कम समझ में आता लगता है। यह धारणा बिल्कुल सही है। जो हैं उसकी विनित स्वीकृति, परिवर्तन के लिए अनमनापन, अच्छे दिनों में वैसे बुरे दिनों में भी जाति के साथ चिपके रहना, पूजा द्वारा अक्षय जीवन की कामना करना, रस्म रिवाज और सामान्य नम्रता उनमें सदियों से कूट कूट कर भरी गई है। यह बदल सकता है, वास्तव में इसे बदलना चाहिए। जाति से विद्रोह में हिंदुस्तान की मुक्ति है, या कह सकते हैं ऐसा अभूतपूर्व और अब तक अनुपलब्ध अवसर आया है जब हिंदुस्तान सचमुच और पूरी तौर पर जीवंत होगा। क्या ऐसा विद्रोह संभव है? विद्वान साधिकर इसे भले ही नकारें, कर्मशील व्यक्ति इसको मानते चले जाएंगे। आज सफलता की कुछ आशा दिखाई देती है। जाति पर एक तरफा हमला नहीं है, वह क्रियाहीन चीखने चिल्लाने पर समाप्त नहीं हो जाता। वास्तव में वह उतना ही राजनीतिक भी है और जितना कि सामाजिक। जाति पर राजनीतिक हमला करने पर, यानी राष्ट्र का नेतृत्व करने का मौका देश की सभी जातियों के लोगों को देने पर वह क्रांति की जा सकती है, जिससे कि जाति के छोटे समुदाय को ही अब जो समाख्यता और पूर्ण आश्वासन मिलता है वह पूरे हिंदुस्तानी समाज को मिले। विदेशी शासन ने हिंदुस्तान को मुसलमान से लड़ा दिया।
किंतु इसका यह मतलब नहीं कि यहाँ के धर्मों ने जो झगड़ा पैदा किया उसे छोड़ दें। भिड़ाओ और राज करो की नीति पर हुकूमत चलती है। भिड़ाने के तत्व पहले से ही मौजूद हैं, उन पर भी यह बात लागू करनी चाहिए। हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज ने जाति के तत्वों को ठीक उसी तरह इस्तेमाल किया जिस तरह धर्म के तत्वों को। चूँकि भिड़ंत कराने में जाति की शक्ति धर्म के जितनी बड़ी न थी, इस प्रयत्न में उसे सीमित सफलता मिली। पश्चिमी हिंदुस्तान में मराठा पार्टी और अनुसूचित जाति संघ, दक्षिण में जस्टिस पार्टी और पूर्वी हिंदुस्तानी में ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा चालित आदिवासी दल इसी प्रयत्न के फल हैं। देसी राजाओं के गुट और पूर्वी हिंदुस्तान के बड़े जमींदार विदेशी शासन के नेतृत्व में चले और उसके अंतिम दिनों में ऐसे बदनाम हुए कि लगता था लाइलाज हो गए हैं। उन्हें भी उनके साथ शामिल कर लेना चाहिए। योग्यता और समान अवसर की बातें जातिवादी तर्क हैं। निहित स्वार्थ का समाजवाद सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक क्रांति की ही बात करता है। इसका मतलब होता है निम्नतम स्तर पर वेतन वृद्धि या बोनस देना और उच्चतम स्तर पर कारखानों इत्यादि में निजी पूंजी को खत्म करना। परिवर्तनशील वर्गों के यूरोप में भी इस तरह की क्रांति शारीरिक और बौद्धिक कर्म के बीच भेद रखेगी। जातियों में बंधे हिंदुस्तान में यह भेद समाज के स्वास्थ्य को नष्ट कर देगा। सामाजिक समाज में बौद्धिक श्रम करने वालों की जाति बंधी हुई है और जाति समेत ये ऊंची जाति के हैं। आर्थिक और राजनीतिक क्रांति हो जाने के बावजूद राज्य और कारखाने के मैनेजर उन्हीं में से बनेंगे। कम से कम तुलना में जनता का बहुलांश निरंतर शारीरिक और बौद्धिक हीनता की स्थिति में पड़ा रहेगा, किंतु तब योग्यता और आर्थिक मानी के आधार पर ऊंची जाति की स्थिति को उचित ठहराया जाएगा, जैसे कि अब उसे जन्म और बुद्धि के आधार पर उचित ठहराया जाता है। इसलिए तो हिंदुस्तान का बौद्धिक वर्ग जो ज़्यादातर ऊंची जाति का है, भाषा या जाति या विचार की बुनियादों के बारे में आमूल परिवर्तन करने वाली मानसिक क्रांति की सभी बातों से घबराता है। वह सामान्य तौर पर और सिद्धांत रूप में ही जाति के विरुद्ध बोलता है। वास्तव में वह जाति की सैद्धांतिक निंदा में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बोलेगा, पर तभी तक जब तक उसे उतना ही बढ़ चढ़ कर योग्यता और समान अवसर की बात करने की दी जाए। जन्म से जाति के मामले में वह जो खोता है उसे योग्यता से जाति के द्वारा पा लेता है। भाषा, व्याकरण, तौर तरीके, मेल जोल करने की क्षमता, मामूल के कामों में सलाहियत के बारे में उसकी योग्यता निर्विवाद है। इस निर्विवाद योग्यता को बताने में 5000 बरस लगे हैं। कम से कम कुछ दशकों तक नीची जातियों को विशेष अवसर देकर समान अवसर के नए सिद्धांत द्वारा 5000 बरस की इस कारस्तानी को खत्म करना होगा। किसी भी हिसाब से हिंदुस्तान की आबादी में ऊंची जाति वाले 20% से ज़्यादा नहीं है, किंतु देश में नेतागिरी की लगभग 8.0% जगहों पर वे जमे हुए हैं। राष्ट्रीय क्रियाकलाप के 4 मुख्य भागों में व्यापार, सेना, ऊंची प्रशासनिक नौकरियां और राजनीतिक दल ऊंची जगहों पर आसानी से 80% ऊंची जाति वाले जमे हुए हैं। राजनीतिक दलों की ऊंची जगहों की हम जब बात करते हैं तो हमारा मतलब विधायिकाओं के सदस्यों से नहीं, बल्कि उनका चयन करने वाली कार्य समितियों से है। जब किसी राष्ट्र के मर्मस्थल के 80% नेतृत्व को उसकी आबादी के 20% में ही चुना जाएगा तो निश्चय ही क्षय रोग की अवस्था आ जाएगी। उसकी 80% आबादी अकर्मण्यता और अयोग्यता की अवस्था में पड़ जाती है। हमारा देश बीमार है और मौत के मुंह में बैठा है। ऐसे राष्ट्र को तंदुरुस्त बनाने के लिए नेतृत्व का पूर्व नियोजित चयन करना होगा। राष्ट्र की कम से कम आधी या 60% ऊंची नेतागिरी ऊंची जातियों के बीच से पूर्व नियोजित ढंग से चुननी होगी। इसे कानून के द्वारा पारित करना आवश्यक नहीं है, इसकी उपादेयता समझकर इसे अच्छा करना होगा। राष्ट्र के राजनीतिक नेतृत्व में परिवर्तन के द्वारा इसकी शुरुआत की जा सकती है। सच्चे मानी में ऊंची जातियों का ज़्यादातर बहुमत तो नीची जातियों की पांत में ही आता है, किंतु वे इस स्थिति से अनभिज्ञ हैं। यह अनभिज्ञता तो दुनिया में अब तक इस बेमिसाल बनावटी सामाजिक व्यवस्था को कायम रखे हुए हैं। 5 या 10 लाख लोगों से ज़्यादा सचमुच ऊंची जाति के नहीं हैं। ये हैं पैसे वाले या बुद्धि वाले या असरदार लोग। ये बहुत ही खास जातियों के हैं, जैसे बंगाली, बड्डी, मारवाड़ी, बनिए, कश्मीरी, ब्राह्मण, जो व्यापार अथवा पेशों के नेताओं को उगलते हैं। सच्ची ऊंची जातियों के
10 लाख लोगों की इस सुई की नोक वाली कटार पर 8 करोड़ झूठी ऊंची जातियां टिकी हुई हैं और फिर उन्हीं पर 30 करोड़ छोटी जातियां लदी हुई हैं। इस कटार ने समूचे राष्ट्र के जीवांगों को फाड़कर छोड़ दिया है। सच्ची और झूठी ऊंची जाति की यह चक्की निर्दयता से चलती है। अगर वह छोटी जातियों के करोड़ों व्यक्तियों को पीस देती है तो वह ऊंची जाति को भी पीस कर सच्ची ऊंची जाति और झूठी ऊंची जाति अलग अलग कर देती है। सच्ची ऊंची जाति कोट और कंठलगोट या शेरवानी और चूड़ीदार पहनती है। यह दिल्ली और अन्य राजधानियों के ब्राह्मण और बनिए क्षत्रिय और कायस्थ है। गांव और छोटे कस्बों में आने जाने वाले द्विज केवल भ्रांत रूप में इनसे संबंधित हैं। ये झूठी ऊंची जातियाँ जनता की भूषा धोती या पैजामा पहनती हैं, लेकिन वे भ्रम को चिपटा लेते हैं और वास्तविकता को परे कर देते हैं। वे आदमी नहीं रह गए हैं, वे परंपरा की अकर्मण्य छाया बन गए हैं। दरअसल तो इस चलायमान संसार में जहाँ क्रुश्चेव लोग और आइजनहावर लोग कुछ सक्रिय राष्ट्रों के शक्ति पर इठलाते हैं, उनके बीच ये सच्ची ऊंची जातियाँ भी परंपरा की निष्प्रयोजन छाया है। श्री नेहरू और हिंदुस्तान के राजनीतिक लोग अपनी ही देशवासियों को बड़े लगते होंगे। विश्व इतिहास में तो वे केवल कमज़ोर राष्ट्रों के उछल कूद करने वाले बौने ही हैं। जाति कितनी अपरिमेय है और उसकी चक्की कितनी निर्दयता से पीसती है, यह बनिया जाति के अंदर सिर्फ वास्तविक बल्कि नामकरण में भी जो भेदभाव है उससे स्पष्ट होता है। पुराने ज़माने का अच्छा खाता पीता थोक व्यापारी वैश्य बन गया। ठीक ठीक यह कैसे हुआ कहना मुश्किल है। यह हो सकता है कि थोक व्यापारी या अच्छा खाता पीता वैश्य बना रहा जबकि बाकी बनिए बन गए। बनिया जाति की बहुत बड़ी संख्या तेली, जायसवाल, पंसार इत्यादि के साथ पोंगापंथी लोग शूद्र जैसा व्यवहार करते हैं। वे पुराने ज़माने के चिल्लर व्यापारी हैं और आज भी ज़्यादातर वही हैं। पुराने थोक व्यापारी हैं द्विज और पुराना चिल्लर व्यापारी हैं शूद्र। आज तक हमेशा भारतीय इतिहास में थोक व्यापारी और पुजारों की साठगांठ रही। उनकी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मिलीभगत जिसका मराठी राजनीति ने इतना सचित्र वर्णन किया कि उसे सेठजी भटजी का जोड़ा नाम दिया। उन्हें द्विज और आधुनिक हिंदू समाज को उत्कृष्ट उच्च जाति बना दिया और यह खुली धोखेबाजी चल रही है जिससे पैसे और प्रतिष्ठा के जमाव के रूप के अतिरिक्त जाति और किसी रूप में नहीं प्रकट होती। अब है कुछ ही तबकों की उन्नति से जाति प्रथा में केवल सीमित फेरबदल। जब हिंदुस्तान के अहिरों और चमारों ने भी शायद पर्याप्त जागरूक न रहते हुए रेडियो और मराठों जैसे ही प्रयत्न किए हैं, उन्हें असफल होना ही था। पहले तो इसलिए कि उत्तर में द्विज बहुत बड़ी संख्या में हैं और दूसरे इसलिए कि उत्तर की नीची जातियों के बीच संख्या में उतने शक्तिशाली नहीं हैं। इसके बावजूद कुछ दबकर प्रयत्न हो रहा है। कई माने में जनतंत्र है, संख्या का ही शासन। ऐसे देश में जहां समुदाय का संसर्ग जन्म और पुरानी परंपरा के आधार पर होता है, सबसे ज़्यादा संख्या वाले समुदाय राजनीतिक और आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त कर ही लेते हैं। संसद और विधायिकाओं के लिए उन्हीं के बीच से उम्मीदवारों का चयन करने के लिए राजनीतिक दल उनके पीछे भागते फिरते हैं और व्यापार और नौकरियों में अपने हिस्से के लिए यही दल सबसे ज़्यादा शोर मचाते हैं। इसके परिणाम बहुत ही भयंकर होते हैं। सैकड़ों नीची जातियां जो संख्या में प्रत्येक कमज़ोर हैं पर सब मिलकर आबादी का बहुत बड़ा तबका है, निश्चल हो जाती हैं। जाति पर हमले का मतलब होना चाहिए सबकी उन्नति, न कि सिर्फ किसी एक तबके की उन्नति। एक ही तबके की उन्नति से जाति प्रथा के अंदर कुछ रिश्ते परिवर्तित होते हैं, किंतु जातियों के आधार में कोई बदलाव नहीं आता। एक और मानी में भी किसी एक तबके की उन्नति घातक होती है। निजी जातियों के जो लोग ऊंची जगह पर पहुंच जाते हैं, वे मौजूदा ऊंची जातियों में घुल मिल जाना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में वे लाजमी तौर पर ऊंची जातियों के दुर्गुण सीख जाते हैं। ऊंची जगह पर पहुंचने के बाद सभी जानते हैं कि नीची जाति के लोग कैसे अपने औरतों को पर्दे में कर देते हैं, जो कि ऊंची जाति में नहीं होता बल्कि बिचली उच्च जाति में ही होता है। इसके अलावा ऊंची उठने वाली नीची जातियाँ द्विज की तरह जनेऊ पहनने लगती है, जिससे वे अब तक वंचित रखे गए, लेकिन जिसे अब सच्ची ऊंची जाति उतारने लगा है, इस सबसे भेदभाव जारी रखने का एक और नतीजा निकला। इसके अलावा इस तरह की उन्नति से नीची जातियों के बीच कोई गर्मी नहीं आती। जो उन्नत हो जाते हैं वे अपने ही समुदायों से अलग हो जाते हैं, कट जाते हैं, अपने ही मूल
नीचे समुदायों को गरमाने के बजाय वे जिन जगहों पर पहुंचते हैं वहां की ही ऊंची जातियों का अंग बन जाने की कोशिश करते हैं। इस अत्यंत अनुभागीय और सतही उन्नति की प्रक्रिया से एक और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा होती है। इस उन्नति को अच्छे गुण सीखने या योग्य बनने का टेक नहीं मिलता, बल्कि जाति के जलन भड़काने और लड़ाने भिड़ाने का टेक मिलता है। अब है जाति के विरुद्ध सच्चा आंदोलन। दूसरा है आरक्षण नीतियों के खतरे से सावधान रहना जरूरी है। तो पढ़ेंगे हिंदुस्तान के इतिहास के सामने जाति के विरुद्ध तीसरे और सच्चे आंदोलन का जो विषय है, अब हम उसको लेते हैं। औरत, शूद्र, हरिजन, मुसलमान और आदिवासी समाज के इन 5 दबे हुए समुदायों को उनकी योग्यता आज जैसी भी हो उसका लिहाज किए बिना उन्हें नेतृत्व के स्थान पर बैठाना इस आंदोलन का लक्ष्य होगा। आज तो उनकी योग्यता कम ही है ही, फिर योग्यता का परीक्षण भी ऐसा होता है कि वह ऊंची जाति के ही पक्ष में जाता है। इतिहास के हजारों वर्षों ने जो किया है उसे धर्मयुद्ध के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। समाज के दबे हुए समुदायों में सभी औरतों को द्विज औरतों समेत जो कि उचित ही है शामिल कर लेने पर पूरी आबादी में इनका अनुपात 90% हो जाता है। दबी हुई मानवता का इतना बड़ा समुद्र हिंदुस्तान के हर 10 में से 9 मर्द और औरतें चुप्पी में ऊँघ रही हैं या बहुत हुआ तो जीवंत प्रतीत होने वाली चिहुक सुनाई पड़ जाती है। उनके दुबले पतले अंगों पर आर्थिक और राजनीतिक उन्नति से अपने आप कुछ चर्बी चढ़ सकती है। जाति का नाश करके उन्हें स्वाभिमानी बनाया जा सकता है और यह निसंदेह आर्थिक उन्नति के साथ साथ होना चाहिए, तभी उन्हें पूरे आदमी के लायक और जागरूक जनता बनाया जा सकता है। यह नहीं भूलना चाहिए कि ऊंची जाति या द्विजों को भी जनता के क्षय रोग से भयंकर नुकसान उठाना पड़ा है। उनकी शिक्षा और संस्कृति मीठी बोली और शिष्टाचार का मुखौटा लगाकर धोखाधड़ी के द्वारा झूठ और नीच की उन्नति के मानक जहर को छिपा देती है। दबे हुए समुदायों को ऊंचा उठाने के धर्मयुद्ध से ऊंची जाति भी पुनर्जीवित होगी और उससे सारे चौखटे और मूल्य जो आज बिगड़ गए हैं ठीक हो जाएंगे। नीची जातियों के कुछ 20, 30, 50 लोगों को कंजूसी से कुछ खास जगहों दे देने में और इस धर्मयुद्ध में घालमेल नहीं होना चाहिए। इससे ऊंची जाति चिढ़ जाती है, हल्ला मचाना शुरू हो जाता है। यह नीची जातियों को गरमा ही नहीं सकता। जीवन के किसी भी क्षेत्र में कई हजारों के उच्च जातीय अल्पतंत्र में अगर नीची जातियों के 15-20 लोगों को जोड़ दिया जाता है तो इससे क्या होना जाना है। उन्हें सैकड़ों और हजारों की संख्या में जोड़ने की आवश्यकता है। आज जो वोट फंसाने, झगड़ा कराने और जलन पैदा करने का यंत्र है, फिर वही धर्मयुद्ध बन जाएगा। ऊंची जगहों पर निजी जातियों के एकाध व्यक्ति के पहुंच जाने पर भी लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगते हैं, जबकि ऊंची जातियों के एक साथ 20 व्यक्तियों के पहुंच जाने को स्वाभाविक माना जाता है। इसी तथ्य से पता चलता है कि कितना बड़ा धर्मयुद्ध आवश्यक है। इस बात पर बड़ा जोर डालना चाहिए कि निजी जातियों के सैकड़ों लोग जिन पर अन्यथा ध्यान नहीं जा पाता, उन पर पूर्व नियोजित नीति के द्वारा ध्यान देना चाहिए, बनिस्बत उनके 2 बृहत्काया वालों के जो किसी न किसी तरह ध्यान आकर्षित कर ही लेते हैं। अब आरक्षण नीति के खतरों से सावधान रहना जरूरी है। दबी हुई जातियों और समुदायों की उन्नति करने की इस नीति से जहर भी बहुत निकल सकता है। वास्तव में सावधानी बरतने पर इस तरह के दूषित पहलुओं को सिर्फ दबाया जा सकता है, उसे पूरी तौर पर दूर नहीं किया जा सकता। आदमियों के मन पर इसका जो तात्कालिक असर पड़ेगा उससे यह एक जहर निकल सकता है कि वह फुर्ती से द्विज को तो नाराज कर देगा, पर उतनी ही फुर्ती से शूद्र को प्रभावित नहीं करेगा। शूद्र के जागृत होने से पहले इन स्थितियों के प्रति द्विज अपनी असंदिग्ध जागरूकता और भटका देने की क्षमता से इस नीति पर चलने वालों पर सीधी या उल्टी बदनामी थोपने में सफल हो सकता है। दूसरी छोटी जातियों के बीच बृहत्काय जैसे अहिर और चमार इस नीति के फल को सैकड़ों छोटी जातियों के बीच बांटे बिना खुद ही चट कर ले सकते हैं, जिसका नतीजा होगा कि ब्राह्मण और चमार तो अपनी जगह बदल लेंगे पर जाति वैसी ही बनी रहेगी। तीसरी, नीची जातियों के स्वार्थी लोग अपनी नीच की उन्नति करने के लिए इस नीति का अनुचित इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथे, चुनाव या चयन करने का हर मामला शूद्र और द्विज के बीच कटुतापूर्ण बोलाचाली मारपीटी का अवसर बन सकता है। दबी जातियों के ओछे तत्व इस हथियार का इस्तेमाल लगातार कर सकते हैं, किसी खास द्विज को, जिससे कि वे पूरी तौर पर हटा देने की कोशिश कर सकते हैं या असफल हो जाने पर सारे वातावरण को संदेह से दूषित कर सकते हैं। पांचवें,
वे आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को धुंधला बना सकते हैं या उन्हें पृष्ठभूमि में धकेल सकते हैं। अपना स्वार्थ साधने के लिए नीची जातियों के प्रतिक्रियावादी तत्व जाति विरोधी नीति का बेजा इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के लिए पिछड़ी जाति आयोग की रपट ने नीची जाति जिसकी दुहाई देती रहती हैं जनता की बड़ी समस्याओं से कन्नी काट ली है। ऐसी समस्याएं जैसे अलाभकर जोत पर टिकस का खात्मा और सभी आमदनियों की ऊंची नियत करना। उसकी ठोस सिफारिशों की संख्या कुल 2 है, जिसे एक अच्छी है और दूसरी खराब। पिछड़ी जातियों के लिए नौकरियों में सुरक्षा की उसने सिफारिश की है और यह सुरक्षा इस आयोग की इच्छा से बढ़कर न्यायसंगत रूप में अनुपातहीन हो सकती है। लेकिन शिक्षा में भी ऐसी ही सिफारिश करके उसने गलती की है। स्कूलों और कॉलेजों में अगर ज़रूरत हो तो पिछड़ी जातियाँ 2 या 3 पाली की मांग कर सकती है, लेकिन हिंदुस्तान के किसी भी बच्चे को किसी शैक्षणिक संस्था के दरवाजे में घुसने न देने की मांग नहीं करनी चाहिए। यह नीति ऐसे जहर उगल सकती है, इस जहर से लगातार जागरूक रहने पर उस पर बड़ी मात्रा में रोक लगाई जा सकती है। उस जहर के डर से हमें इस नीति की सृजनात्मक और उपचारात्मक चमत्कारी शक्ति से अंधे नहीं बना जाना चाहिए। हिंदुस्तान अपने इतिहास की सबसे ज़्यादा स्फूर्तिदायक क्रांति से अवगत होगा। जनता ऐसे जीवंत हो जाएगी कि जैसे पहले कभी भी न थी। इस प्रक्रिया में वह मानवता के लिए एकाध मार्ग बतला सकती है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग को नाश करने का प्रयत्न किया। जाति में परिवर्तित हो जाने की उसकी क्षमता से वे अनभिज्ञ थे। लाजमी तौर पर हिंदुस्तान की जाति के शिक्षे जैसे नहीं पर अचल वर्ग तो हैं ही। इस मार्ग को अपनाने पर पहली बार वर्ग और जाति को एक साथ नाश करने का एक तजुर्बा होगा। अब है ऊंची जाति या पिछड़े युवाजनों का उत्तरदायित्व। अब ऊंची जाति के युवाजन को अब अपनी पूरी ताकत से उठना चाहिए। इस नीति में अपने स्वार्थों पर हमला देखने के बजाय उसमें जनता को नवजीवन देने की क्षमता के रूप में उसे देखना चाहिए। आखिर ऊंची जाति और नीची जातियों के बहुत ही कम विवाह संबंधों में द्विज और हरिजन के बीच वाले विवाह तो देखे जा सकते हैं, पर शूद्र और दलित के बीच नहीं। ऊंची जातियों के युवाजन को छोटी जातियों के लिए खाद बन जाने का निश्चय करना चाहिए, ताकि एक बार तो जनता अपनी पूरी तेजस्विता में पल्लवित पुष्पित हो। अगर मानव स्वभाव अपरिमित त्याग के लिए तत्पर रहता है तो ऊंची जातियां सलाहकार बनेंगी और कर्मचारी होंगी सभी नीची जातियां। अगर हर एक जगह यह संभव नहीं है तो जितनी भी जगहों पर यह संभव हो सके हो। मानव जाति की महान कुठाली में आस्था और समूची हिंदुस्तानी जनता के पौरुष में उतनी आस्था के साथ ऊंची जाति को परंपरा और जनता का मेल करने के लिए तैयार होना चाहिए। इसके साथ ही साथ नीची जातियों और युवाजन के कंधे पर भारी बोझ आ जाता है। औरतों, शूद्रों, दलितों, मुसलमानों और आदिवासियों का अब सर्वोपरि ध्येय यही होना चाहिए कि उन्हें ऊंची जातियों की सभी परंपराओं और शिष्टाचारों का स्वांग नहीं रचना है, ढोंग नहीं करना है। उन्हें नागरिक श्रम से कतराना नहीं है, व्यक्ति की स्वार्थोन्नति नहीं करनी है, तीखी जलन में नहीं पड़ना है, बल्कि यह समझकर कि वे कोई पवित्र काम कर रहे हैं, उन्हें राष्ट्र के नेतृत्व का भार वहन करना है। तो इस प्रकार हमने इस निबंध को पढ़ा, जो कि जाति प्रथा में संकलित प्रकाशक राम मनोहर लोहिया समता विद्यालय न्यास द्वारा जून 1958 में यह संकलित, संपादित और प्रकाशित हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अन्य जानकारियों एवं इस तरह के निबंध एवं ऐतिहासिक स्रोतों से संबंधित जानकारी के लिए और साहित्य के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।